डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 76। अगली सुबह अंबर समर को स्कूल भेजकर ऑफिस के लिए निकल गई। दरअसल वह तैयार हो ही रही थी कि अगस्त्य उसे लेने आ गया। उसकी कॉल देख वह तुरंत अपना सामान लिए अपने अपार्टमेंट से बाहर आ गई। पिछले कई दिनों बाद जाकर उसे सुकून की नींद आई थी और उसी की रौनक उसके चेहरे पर झलक रही थी। अंबर का खिलखिलाता चेहरा देख अगस्त्य का तो जैसे दिन ही बन गया। बंदे को और क्या ही चाहिए होता है जब सुबह सुबह उसे अपने पसंदीदा चेहरे का दीदार करने को अगर मिल जाए तो। आज तो दिन ही बन गया मेरा। मन ही मन प्यार में पागल आशिक की तरह अगस्त्य मुस्करा उठा। गुड मॉर्निंग अंबर, क्या बात है, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही है। आप ऐसे ही मुस्कराती रही तो यकीन मानिए किसी दिन मैं पूरी तरह आपके प्यार में पागल हो जाऊंगा। अंबर के चेहरे की बरबस मुस्कुराहट देख अगस्त्य खुद को उसे टीज करने से रोक ही नहीं पाया। जैसे ही अंबर ने ये सुना उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो सी हो गई। उसने फीके सी हंसी के साथ जवाब दिया, मिस्टर देवराज, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर वाकई कमाल का है। कभी कभी आपको देखकर लगता नहीं है कि इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। आपको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आप साहित्य के मंच के लिए बने हैं। लगता है आप शायद गलत फील्ड में आ गए हैं। उसकी बात पर अंबर मजाक करते हुए बोली। अंबर की बात पर अगस्त्य भी मुस्कुरा गया। वह मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आप वाकई मेरी तरह हैं मिस दीवान। आपको नहीं लगता है कि हमारे बीच कुछ तो है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, कुछ ऐसा खास जो आपको मुझसे जोड़ता है, आपको नहीं लगता? सवाल करता हुआ अगस्त्य अंबर की आंखों में देखने लगा। अगस्त्य को यूं अपनी आंखों में देखना अंबर को असहज महसूस कर गया। उसकी इंटेंस नजरों ने अंबर के पूरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ा दी। उस अजीब से एहसास से अंबर ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। तो क्या कहती है आप? क्या आपको नहीं लगता है कि अब हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए? अंबर की खामोशी देख अगस्त्य ने बातों का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। वैसे सच पूछो तो मेरा इरादा उससे आगे का है, पर आपको मंजूर नहीं होगा, इसीलिए फिलहाल खुद को दोस्ती तक ही सीमित कर रहा हूं। अगस्त्य ने बड़ी सी मुस्कुराहट लिए अंबर की तरफ अपना हाथ आगे कर दिया। अगस्त्य को हाथ आगे करते देख अंबर ने झिझकते हुए उससे हाथ मिला लिया, पर उसका जहन अभी भी उसकी कई बातों में ही खोया हुआ था। अगस्त्य का यूं उसके करीब आना उसे अजीब सा एहसास दिला गया, ऐसा जैसे कोई बरसों की पहचान हो, कुछ ऐसा जो उसे अपनेपन का एहसास करा रहा था। पर क्यों था अंबर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपने सवालों से खुद ही फ्रस्ट्रेट होकर अंबर अपने ट्रेन ऑफ थॉट को पॉज करती हुई अगस्त्य की तरफ मुड़ गई। मिस्टर देवराज, आप ये सब छोड़िए और ये बताइए कि मुझे प्रोजेक्ट की डिटेल्स कब तक मिल जाएंगी? अगर आपकी तरफ से मुझे कुछ रफ आइडिया मिल जाएगा तो मैं आर्किटेक्ट से मिलकर बिल्डिंग का मॉडल तैयार करवा लूंगी। अंबर ने सवाल करते हुए सवालों का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। अगस्त्य से अपनी पर्सनल चीजों के बारे में बात करना कभी कभी उसे अजीब सा लगता। यूं किसी अजनबी से इस तरह बात करना उसकी आदत भी तो नहीं थी, पर अगस्त्य उसकी जिंदगी में चाहे अनचाहे जैसे घुसा ही चला आ रहा था, और उसका यूं उसके करीब आना उसे असहज कर रहा था। एक बार उनके सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू हुआ तो सीधे जाकर कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर ही रुका। वहां पहुंचते ही दोनों काम में इतना उलझे कि दोपहर तक सांस लेने की उसे फुर्सत तक नहीं मिली। दोपहर में जाकर अंबर वापस अपने लौटी। ऑफिस के भी कुछ काम पेंडिंग बचे हुए थे तो उनमें उलझ गई। उसी में सुबह से शाम कब हो गई उसे पता ही नहीं चला। अगले 4 दिन अंबर के उसी काम में गुजर गए। कंस्ट्रक्शन साइट से लेकर बाकी चीजें फाइनल करने में ही इतना उलझ गई कि उसे कुछ और करने का वक्त तक नहीं मिला। फाइनली सारा कुछ डन हुआ तो जाकर उनसे 5वें दिन थोड़ी राहत की सांस ली। पूरे दिन का सारा काम खत्म कर अंबर ने घड़ी पर देखा तो शाम के 6:30 बज रहे थे। जब से ऑफिस ज्वाइन किया था तब से पहली बार था जब वह काम से फ्री हुई थी। अपने बचे हुए टाइम में समर और चैतन्य के साथ डिनर करने का सोचकर अंबर ने उन दोनों को कॉल लगा दी। उनसे बात हुई तो आधे घंटे में दोनों को पहुंचने को कहकर अंबर ने कॉल कट कर दिया। चैतन्य से बात कर अंबर को तन्वी का ध्यान आ गया। अंबर उसे भी डिनर के लिए इनवाइट करने का सोचकर उसे भी कॉल लगा दी। पिछले कुछ दिनों से उसकी तन्वी से बात ही नहीं हो पाई थी। नए ऑफिस के चक्कर से वह इतना उलझी हुई थी कि उसे एक बार उनसे बात करने तक का वक्त नहीं मिला। वीर से तो वह कम से कम एक बार मिली तो थी। इनफैक्ट वह खुद ही उससे और समर से मिलने घर आया था, पर तन्वी से तो ना मिलना हो पाया था ना ही बात हो पाई थी। 3-4 रिंग के बाद दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हो ही गया।
हेलो तनु। हाय अम्मू। अंबर के हाय के बदले दूसरी तरफ से तन्वी की हल्की सी आवाज आए और हमेशा से हेलो के साथ ही शुरू हो जाने वाली तन्वी हाय के आगे खामोश हो गई। क्या हुआ है तनु, ठीक तो है? तेरी तबीयत खराब है क्या? तन्वी की आवाज में अजीब सी खामोशी देख अंबर ने सवाल कर दिया। ऐसा पहली बार था जब उसने इस तरह जवाब दिया। हमेशा चहकते रहने वाली तन्वी की आवाज से उनकी खनक गायब देख अंबर परेशान हो गई। मैं ठीक हूँ अम्मू, बस थोड़ा काम की वजह से बिजी थी तो इसीलिए तुझे लग रहा होगा। तू बता ना, तू कुछ कह रही थी। अंबर को सवाल करते देख तन्वी ने बात घुमा दी। हाँ दरअसल मैं तुझे डिनर के लिए पूछ रही थी, बहुत दिन से तुझसे बात नहीं हुई थी ना तुझसे मिल पाई। नए ऑफिस के सिलसिले में इतना उलझी हुई थी कि टाइम ही नहीं मिला। आज बड़ी मुश्किल से मिला तो सोचा तुम सबके साथ स्पेंड कर लूँ। मैंने समर और चैतन्य को तो आने को कब दिया है, तू भी आजा, हम साथ में डिनर कर लेंगे और तुझसे मिलना भी हो जाएगा। अंबर उसके सवाल का जवाब देते बोली। सॉरी अम्मू, पर मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे बहुत काम है तो टाइम नहीं मिल पाएगा। तू बाकी सब के साथ डिनर कर ले, हम फिर कभी मिलते हैं, तुझे पता तो है ना मेरा। अंबर की बात पर तन्वी इनकार कर गई। तन्वी का यूं डिनर के लिए मना करना, उसे एक भी बार कॉल न करना अंबर को कुछ अजीब सा लगा। उसे इतना तो समझ आ गया कि कुछ तो बात है जो वह छिपा रही थी, मगर फोन में पूछने के बजाय सामने बैठकर पूछने का सोचकर अंबर चुप हो गई। मुझे कुछ नहीं सुनना तनु, एक तो वीर फोन नहीं उठा रहा, अब तू भी मना करेगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी जब मेरे पास टाइम नहीं होता था तो तुम दोनों पीछे पड़े रहते थे कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करती, और आज जब खुद बुला रही हूं तो नखरे कर रहे हो। देख मुझे कुछ नहीं सुनना, तू बस आजा, समझ गई? अंबर नाराजगी भरे अंदाज में बोली। अंबर की बात पर कुछ देर के लिए तन्वी खामोश हो गई। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस लेकर ठीक है कहते हुए मान गई। उससे बात कर अंबर गाड़ी की चाबी लेकर वहां से निकल गई। अंबर रेस्टोरेंट पहुंची तो उसके पहुंचने तक तन्वी ऑलरेडी वहां बैठी हुई थी। विंडो के बाहर देखती हुई वह अपने आप में ही खोई हुई थी। उसे खुद में उलझे देख अंबर ने उसे आवाज दे दी। नॉक नॉक। मिस, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? उसे खोए देख अंबर टेबल पर नॉक करते हुए बोली। अंबर की आवाज सुन तन्वी एकदम से चौंक गई। अंबर को अपने सामने देख वह अम्मू कहते हुए उठकर उसके गले लग गई। तू ठीक है, कहाँ खोई हुई थी? उसे गले लगाते देख अंबर ने पूछ लिया। अंबर की बात पर तन्वी कुछ नहीं कहते हुए उससे अलग हो गई। तन्वी की बात पर अंबर ने उसे गौर से देखा तो उसका चेहरा उसकी हालत साफ साफ बयान कर रहा था। थकी हुई आंखें, मुरझाया चेहरा देख सब कुछ कह रहा था। उसकी हालत देख अंबर बिना कहे भी उसका हाल समझ गई। कुछ नहीं को अपने पास रख तनु और सच बता क्या हुआ है। देख तेरा चेहरा साफ बता रहा है कि कुछ तो बात है। समझ तो मैं पहले ही गई थी जब तूने फोन उठाया, पर मैंने वहां पूछा नहीं क्योंकि मुझे तुझसे सामने से पूछना था। अब चुपचाप बता क्या हुआ है। तन्वी को बात टालते देख अंबर की आवाज थोड़ा सख्त हो गई। अंबर की बात सुनकर तन्वी खुद को रोक नहीं पाई। क्या मैं किसी का प्यार डिजर्व नहीं करती अम्मू? मैं जिस किसी से भी प्यार करती हूँ वह मुझसे दूर चला जाता है। पहले हर्षल और अब वीर। तुझे पता है वीर ने क्या किया? विराज के नाम से तन्वी की आंखें नम हो गई। तन्वी के आंसू देख अंबर परेशान हो गई। क्या हुआ है तनु? क्या वीर ने कुछ कहा? क्या उसने कुछ किया तेरे साथ तनु? वो ऐसे कर सकता है, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसे मैंने समझाया भी था कि तुमसे आराम से बात करे, पर ये लड़का, इसको तो मैं नहीं छोड़गी। अंबर सवाल करती हुई अपनी टेबल से उठ खड़ी हो गई। उसे ऐसे उठते देख अंबर ने दूसरी तरफ से उसका हाथ पकड़ लिया। अम्मू, उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही उससे ज्यादा एक्सपेक्शन कर लिया। तो मुझे समझ लेना चाहिए था कि वह तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ सकता। वह हमेशा से तुमसे प्यार करता था। मुझे लगा शायद एक दिन उसे मेरा प्यार भी दिख जाएगा, पर मैं नहीं जानती थी मैं उसके लिए कुछ नहीं हूँ अम्मू। बोलते बोलते तन्वी की आंखों से आंसू आ गए। अंबर के गले तक तन्वी का रोना फूट गया। वह जोर जोर से उसके कंधे पर अपना सिर रखकर रोती रही। मुश्किल से जाकर उसका शांत हुआ तो अंबर उसका हाथ अपने हाथों में लिए उसके सामने जाकर बैठ गई। मुझे सब सच जानना है तनु, मुझे बता क्या हुआ है? तन्वी को थोड़ा शांत देख अंबर सवाल करती हुई बोली। अंबर के सवाल पर तन्वी ने उस दिन हुआ सारा सच उसने उसके सामने खोलकर रख दिया। तन्वी की बात सुन अंबर हैरान रह गई। उसकी बातों से उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। ऐसा नहीं है तनु, जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। ये सच है, वीर मुझे पसंद करता था, पर उस तरह नहीं जिस तरह तुम समझ रही हो। उसे शायद अभी पता नहीं, इसीलिए उसे लगता है कि वह मुझसे प्यार करता है, पर उसके प्यार में मुझे हमेशा प्यार से ज्यादा दोस्ती का एहसास होता है।
और उस दिन भी हम तेरे बारे में ही बात कर रहे थे। मैंने उसे कहा भी था कि वह तुम्हारी तरफ अपना कदम बढ़ाए, शायद इसीलिए वह कोशिश कर रहा था। ऐसा नहीं है कि वह तुम्हारी फीलिंग के साथ खेल रहा था तनु, तूने उसे गलत समझ लिया। वीर ऐसा इंसान नहीं है, ये तुम भी मुझसे बेहतर जानती हो। फिर तुमने कैसे सोच लिया कि वह तुम्हें मेरे सब्स्टिट्यूट की तरह यूज कर रहा है? ऐसा होता तो वह अब तक इंतजार नहीं करता तनु, वह पहले ही ऐसा कर चुका होता। तुम मुझसे बेहतर तरीके से उसे जानती हो तनु, अंबर उसे एक्सप्लेन करती हुई बोली। अंबर की बात से तन्वी सोच में पड़ गई। उसने खुद भी उस बारे में सोचा तो वह खुद भी अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाई। वीर उसके साथ कुछ भी गलत कर सकता है, शायद वह बस उसकी तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। विराज की कोशिश उसके करीब आने के एहसास से तन्वी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तन्वी के चेहरे की मुस्कुराहट देख अंबर ने उसके चेहरे पर जोर से टिप्पणी मार दी। पागल लड़की, इतना सब दिमाग में सोच लिया, एटलीस्ट बात ही कर लेती मुझसे से, नहीं तो उसी से कर लेती तू भी ना। उसकी इस हरकत पर अंबर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अंबर की मुस्कुराहट देख तन्वी अपने चेयर से उठकर उसके गले लग गई। लव यू अम्मू, यू आर द बेस्ट। काश मैंने पहले ही तुझसे बात कर ली होती तो यो हफ्ते भर से मुंह नहीं सड़ाना होता और ना भूखे रहना होता। अब तो मुझे बहुत सारा खाना ऑर्डर करना है, तू रुक मैं पूछ कर आती हूँ कि आया क्यों नहीं। अंबर के जवाब पर वह उसके गाल पर किस करते हुए पहले की तरह चहक उठी। उसकी बात पर अंबर रुक मैं भी आती हूँ कहते हुए जैसे ही पीछे मुड़ी रेस्टोरेंट के दरवाजे पर खड़े शख्स को देखकर अंबर चौंक गई। इससे पहले कि वह कुछ रिएक्ट करती पाती सामने खड़ा इंसान आकर सीधे उसके गले से लग गया। हाय कैसी है अम्मू, तन्वी सवाल करती हुई अंबर के गले लग गई। उसे अपने गले लगते देख अंबर सुन्न पड़ गई। एक पल में उसकी आंखों के सामने गुजरा कल आकर तैर गया। जिस शख्स को उसने अपनी आंखों के सामने खून से लथपथ पड़े देखा था, उसे बिल्कुल ठीक ठाक हालत में देखकर अंबर हैरान रह गई। अम्मू तू मुझसे नाराज है ना? आई एम सॉरी यार, मैं तुझसे छुपाना नहीं चाहती थी, पर तुझे पता है ना मैं। अंबर को शांत देख तन्वी सिर झुकाए अपने पैरों की तरफ देखने लग गई। उसे ऐसे देख अंबर ने पैरों की तरफ देखा तो उसे सपोर्ट के सहारे खड़े देख अंबर चौंक गई। उसे इस हाल में देखकर भी अंबर खामोश ही रही, उसके गले से एक भी आवाज नहीं निकली। उसे ऐसे खामोश देख मानवी पीछे की तरफ मुड़ गई। शौर्य लगता है मुझसे अंबर बहुत नाराज है, देखो ना ये तो बात ही नहीं कर रही है, तुम बोलो कुछ ना ताकि ये मुझसे बात करे। अंबर की खामोशी देख मानवी शौर्य की तरफ मुड़ गई। जैसे ही मानवी ने ये कहा, अंबर के नजरें मानवी के पीछे खड़े शौर्य से जाकर टकरा गई। जैसे ही अंबर की सवाल करती नजरें शौर्य से टकराए, उसकी आंखें देख शौर्य की नजरें झुक गई। एपिसोड 77 अंबर लेट मी एक्सप्लेन, मैं तुम्हें सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। अंबर की आंखों में अपने लिए नफरत देख शौर्य को अजीब घुटन सी हो गई। उसने मुश्किल से गहरी सांस लेते अपनी बात कहनी चाहिए पर आगे बोल नहीं पाया। उसे बताना था कि ऐसा नहीं है जैसा वह समझ रही है, पर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। बीते कुछ दिनों में इतना कुछ हो गया था कि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है और झूठ क्या। मानवी का किडनैप होना, फिर जाकर उसकी कॉल आना और वहां जाकर मानवी मिली भी तो मिली। इस हाल में शौर्य को भी उससे बहुत सवाल थे, मगर उसकी हालत देख चाहकर भी उससे पूछ नहीं पाया और मानवी की हालत देखकर मजबूरन उसे अपने साथ इंडिया लाना पड़ा। मिस्टर ठाकुर, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ना मुझे आपकी एक्सप्लेनेशन चाहिए ना मुझे ज़रूरत है। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मेरी फ्रेंड बाहर डिनर के लिए वेट कर रही है। शौर्य की आवाज़ में झिझक देख अंबर ने सर्द आवाज़ में जवाब दिया और वहां से जाने के लिए पलट गई। उसने एक दो कदम भी नहीं बढ़ाए थे कि पीछे से आकर मानवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंबर, क्या तुम मुझसे नाराज हो? देखो ना शौर्य, अंबर मुझसे नाराज है, तुम ही इसे बोलो ना कुछ। वह रोती हुई आवाज़ में कभी अंबर तो कभी शौर्य की तरफ देखने लगी। उसकी आवाज़ से अंबर हैरान हो गई, उससे भी ज़्यादा उसके चेहरे की हंसी उसे हैरान कर गई। उसे हैरानी हो रही थी इस बात की कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी कैसे वह उसके सामने सिर उठाए खड़ी थी, ऐसे प्रीटेंड कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या इतना आसान था किसी की जिंदगी बर्बाद कर देना और इस तरह रिएक्ट करना जैसे कुछ हुआ ही ना हो? भले उनके लिए कुछ नहीं था, मगर अंबर की तो जिंदगी बर्बाद हुई थी, वह कैसे ये सब भूल सकती थी? लीव माई हैंड, उसका ड्रामा देख अंबर की बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसको यूं जबरदस्ती खुद के साथ चेप होना अंबर को गुस्सा दिला गया। मानवी को हाथ पकड़े देख अंबर ने झटके से अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ा लिया। जैसे ही अंबर ने अपना हाथ खींचा, मानवी झटके से टेबल की तरफ जाकर गिर गई, पर इससे पहले कि उसे खरोंच भी आती शौर्य से उसे संभाल लिया। मानवी की गिरते देख शौर्य गुस्से से अंबर पर चिल्ला गया, अंबर क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा ना हम बाद में बात करेंगे, तो फिर तुम अपना गुस्सा मानवी पर क्यों निकाल रही हो? वह गुस्से से अंबर से सवाल करने लगा। उसके सवाल ने अंबर के चेहरे पर हंसी ला दी। शौर्य का मानवी के लिए अनकंडीशनल प्यार देखकर उसके चेहरे पर कड़वी मुस्कुराहट आ गई।
मिस्टर ठाकुर, अपनी गर्लफ्रेंड की अगर इतनी परवाह है तो उसे घर पर रखिए, और अगर ले भी आए हैं तो उससे कहिए दूसरों से चेप होने की कोशिश ना करें। आप भले ही ऐसे लोगों को पसंद करते हो, पर जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी कर पाए, सो प्लीज। शौर्य के जवाब के बदले अंबर गुस्से से जवाब देकर बाहर की तरफ चली गई। तन्वी डिनर का ऑर्डर देखकर अंदर को आई तो अंबर को गुस्से से अपनी तरफ आते देख हैरान रह गई। वह सवाल करते हुए बोली, अम्मू क्या हुआ, तू ऐसे उठकर क्यों ना रही है, कुछ हुआ है क्या, तू गुस्से में क्यों है? कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है, हम कहीं और डिनर कर लेंगे, चलो यहाँ से। तन्वी को जवाब देकर अंबर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए अपने साथ लेकर चली गई। तन्वी ने जाते जाते अंदर की ओर देखा तो भीड़ में खड़े दो जाने पहचाने चेहरों को देखकर तन्वी हैरान रह गई। सालों पहले मर गए इंसान को जिंदा अपनी आंखों के सामने देखकर वह बुरी तरह चौंक गई। अम्मू, वो मानवी थी ना? वो जिंदा है कैसे, मतलब वो सच में मानवी है या कोई और? मैंने अभी अभी शौर्य ठाकुर के साथ खड़े देखा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, वो तो सालों पहले ही मर गई थी, वह कैसे जिंदा हो सकती है ना? मुझे ही वहम हो रहा होगा। मानवी को जिंदा देख तन्वी चलते चलते बड़बड़ा गई। मैं तुझे बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। उसके मुंह एक साथ इतने सारे सवाल सुनकर अंबर बिना उसके सवालों का जवाब दिए उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से पार्किंग एरिया की तरफ ले आई। पार्किंग एरिया में आकर अंबर ने तन्वी का हाथ छोड़ दिया और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गई। अंबर को इस तरह गुस्से में देख तन्वी ने उसके हाथ से गाड़ी की चाबी ले ली और उस दूसरी सीट में बैठने को कहकर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गई। तन्वी ने गाड़ी स्टार्ट की तो एक बार फिर दोनों सड़कों पर थे। वहां से निकलने से पहले तन्वी ने चैतन्य को भी ना आने के लिए कॉल कर दिया था। सड़क पर दौड़ती गाड़ी ने दोनों के बीच एक मौन लाकर खड़ा कर दिया। हालांकि तन्वी के मन में बहुत सवाल थे, मानवी को लेकर, अंबर, शौर्य, सबको लेकर, पर अंबर की ऐसी हालत देख उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह उससे सवाल कर सके। उसे स्पेस देने का सोचकर वह खामोश हो गई। करीब आधे घंटे बाद जाकर तन्वी ने गाड़ी रोकी तो दोनों शहर से बाहर बने चाय की छोटी सी दुकान के बाहर खड़े थे। सामने चाय की छोटी सी दुकान देखकर तन्वी ने गाड़ी रोक दी और ड्राइविंग सीट उतरकर उसने अंबर को आवाज दे दी, अम्मू नीचे आ जा। तन्वी की बात पर अंबर बिना कोई भाव लिए नीचे उतर गई। वह तन्वी के पास वाली चेयर पर आकर बैठी तो तन्वी ने हाथ में पकड़ी चाय उसकी तरफ बढ़ा दी। अंबर ने थैंक यू कहते हुए उसके हाथ से चाय ले ली। अम्मू, क्या चल रहा है तेरे मन में? क्या तू जानती थी कि मानवी जिंदा है? मतलब ऐसे कैसे जिंदा हो सकती है? वो उसकी तो सालों पहले मौत हो चुकी थी, हम सब ने खुद ये खबर देखी थी, फिर यहाँ कैसे? मतलब चल क्या रहा है, सच बता, तुझे पता था ना वो जिंदा है? हाँ जानती थी, अंबर ने चाय का घूंट लेते हुए जवाब दिया। तो मतलब शौर्य भी जानता था कि वो जिंदा है? हाँ, कुछ वक्त पहले ही कियारा के जेल जाने के बाद जब सबूतों की तलाश में छानबीन कार्रवाई तो पता चला मानवी जिंदा है। कियारा ने कहा कि उसने सब कुछ मानवी के कहने पर करवाया था, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं थे, ना ही ये पता था कि वह कहाँ है, इसीलिए चैतन्य मानवी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे नहीं पता था कि शौर्य उसे इस तरह सामने ले आएगा। अंबर ने पिछले दिनों हुई सारा सच बता दिया। तन्वी ने जैसे ही सच सुना वह लकड़ी की बेंच से उठ खड़ी हो गई और हाथ में पकड़ा चाय का गिलास टेबल पर रखकर वह अंबर की तरफ मुड़ गई। व्हाट थे? इतना सब कुछ हो गया और ये अब भी बाहर है, और शौर्य उसका साथ दे रहा है। क्या ये इंसान अंधा है? वो ऐसे कैसे कर सकता है? अम्मू, कोई शख्स इतना बुरा कैसे हो सकता है? पता है मुझे जब जब लगता है बस और वह मेरी नज़रों से नीचे नहीं गिर सकता है, वह ऐसा कुछ कर जाता है कि वह एक लेवल और नीचे गिर जाता है जिसकी मैंने उम्मीद भी नहीं की। पर इस बार नहीं, इस बार मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तू उठ, हम दोनों इनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा कर आते हैं, इन दोनों को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते अम्मू। तन्वी गुस्से में अंबर का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए बोली, पर उसकी बात पर अंबर ने उसका ही हाथ पकड़कर उसे नीचे बिठा दिया। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तनु, मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मानवी ने ये सब किया था। मैं कियारा के कहने के आधार पर उसे जेल नहीं भेज सकती, मुझे इसके लिए ठोस सबूत की जरूरत पड़ेगी, बट आई स्वेयर जिस दिन मुझे उसके खिलाफ सबूत मिला मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बोलते बोलते अंबर की सालों से भरी नफरत, उसका गुस्सा सब आंखों में उतर आया। अंबर को ऐसे देख उनके बीच फिर खामोशी छा गई। उसकी आंखों की नफरत, उसका गुस्सा देख तन्वी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की, उसने बस चुपचाप उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। अंबर का गुस्सा शांत हुआ तो वो दोनों चाय के पैसे देकर वापस गाड़ी मुंबई की तरफ मोड़ दी। एक बार फिर दोनों के बीच खामोशी छा गई। अंबर की खामोशी से ज्यादा उसकी आंखों का दर्द उसके हाल बयां कर रहा था। मानवी के रूप में अपने इतने सालों के दर्द, इतने सालों की तकलीफ देख उसका ऐसा होना लाजमी था। उसे ऐसे तकलीफ में देखकर तन्वी को बुरा लग रहा था, पर वह चाहकर भी उसके लिए कुछ कर नहीं सकती थी। अपने बीच की इस खामोशी को देख तन्वी ने म्यूजिक चला दिया। तारांकन। अगस्त्य देर रात तक अपने ऑफिस में बैठा फाइलों में उलझा हुआ था।
ऐसा पहली बार था जब वह काम कर रहा था। वैसे तो बीते कुछ दिनों से जब से उसने अंबर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, वह काम के सिलसिले में अक्सर ऑफिस के चक्कर लगा ही जाता था। स्पेशली जब काम अंबर के काम से रिलेटेड होता, वह खुद ही मैनेज कर रहा होता था। पर आज बगैर अंबर के भी उसे काम में उलझा देख वेदांत हैरान रह गया। अगस्त्य काम कर ही रहा था कि वेदांत नॉक कर उसके कमरे में इंटर हो गया। अगस्त्य को काम करते देख वह उसके सामने के काउच पर जाकर बैठ गया। क्या बात है ब्रो, आज इतनी देर तक भी तू काम में बिजी है? मिस दीवान आने वाली है क्या ऑफिस में? अगस्त्य को काम करते देख वेदांत उसे टीस कहते हुए बोला। वेदांत के टॉन्ट पर अगस्त्य का हाथ रुक गया। उसने लैपटॉप से अपनी नजरें हटाकर वेदांत के चेहरे पर गड़ा दी और मुस्कुराते हुए बोला, नहीं अंबर तो नहीं आने वाली है, पर सोचा कुछ लोग फालतू में सैलरी ले रहे हैं तो उन्हें काम से निकाल दूं, इसीलिए सोच रहा हूं कि मैं रोज ही ऑफिस आना शुरू कर दूं। तू बता कैसा रहेगा? जैसे ही अगस्त्य ने ये कहा, वेदांत के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। वह तुरंत काउच से उठकर खड़ा हो गया। ब्रो, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे तो माहिरा ने कहा कि तू ऑफिस में है तो मैं देखने चला आया। खैर छोड़ना, तू काम कर, मैं चलता हूँ। इतना कहकर वेदांत दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वह जैसे ही जाने को हुआ, अगस्त्य ने उसे रोक लिया। रुक, बैठ जा, मुझे तुझसे कुछ पूछना है। वह उसकी ओर देखते हुए तो बोला। अगस्त्य की बात पर वेदांत एक्साइटेड होकर रुक गया। बोलना, क्या बात है? वह क्यूरियोसिटी से सवाल करता हुआ बोला। उसकी एक्साइटमेंट देखकर एक पल के लिए अगस्त्य चुप हो गया। उसे लगा शायद उसने उसे रोककर गलत कर दिया, पर फिर अंबर के लिए अपनी फीलिंग्स का सोचकर उसने पूछ ही लिया, मुझे जानना है कि लड़कियों को क्या बातें पसंद आती है, लाइक उन्हें किस तरह के लड़के पसंद आते हैं। अगस्त्य के मुंह से किसी लड़की का सुनकर वेदांत शॉक हो गया। वह तुरंत एक्साइटेड होकर वापस काउच पर जाकर बैठ गया। ओ ब्रो, यकीन नहीं हो रहा तू मुझसे ये सवाल कर रहा है। वैसे ये बता द अगस्त्य, देवराज को लड़कियों को इम्प्रेस करने की जरूरत कब से पड़ गई? तू तो लड़कियों को देख भी ले तो वह खुद तेरे पीछे पागल हो जाती है। फिर वेदांत बड़बड़ाते हुए बोला। उसकी इस बकवास को सुनकर अगस्त्य ने उसे टोक दिया है। बकवास मत कर और सीधे सीधे बता, वरना जा यहाँ से। उसकी बकवास से अगस्त्य इरिटेट हो गया। अगस्त्य को इरिटेट होते देख वेदांत ने हार मान ली। ठीक है, बता रहा हूँ। ये कहते हुए वेदांत जैसे ही बताने को हुआ, उसका फोन बज गया। एक मिनट, हाँ अगस्त्य, अक्षत का कॉल है। वेदांत ने पॉकेट से फोन निकालकर फोन रिसीव कर लिया। हाँ बोल अक्षत। उसने कॉल रिसीव कर सीधे सवाल किया। उसके सवाल पर दूसरी तरफ से कुछ जवाब आया, जिसे सुनकर उसने फिर से सवाल कर दिया। हाँ तो क्या हुआ? वह वहाँ क्या कर रहा है? तेरा मतलब है वो मानवी जिसकी मौत की खबर न्यूज में थी, उसकी तो 4 साल पहले ही एक एक्सीडेंट में डेथ जो गई थी, पर तू उसके बारे में मुझे क्यों बता रहा है? अक्षत की बात पर वेदांत इरिटेट हो गया। वह जैसे ही इरिटेट होकर फोन कट करने वाला था, अगस्त्य ने उसके हाथ से फोन ले लिया। अगस्त्य जैसे ही आगे पूछने वाला था, अक्षत की आवाज ने उसे रोक दिया। बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। तुझे यकीन नहीं है तो फोटो भेज रहा हूँ, तू खुद देख ले। ये कहते हुए उसने कॉल कट कर दिया। उसका फोन कट होते देख अगस्त्य ने वेदांत का व्हाट्सएप खोला तो अक्षत की भेजी फोटो को देखकर वह हैरान रह गया। वह फोटो हॉस्पिटल की थी, जिसमें मानवी व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी और शौर्य उसे ले जा रहा था। उन दोनों को साथ देख अगस्त्य ने गुस्से से फोन जमीन पर फेंक दिया। अगस्त्य को फोन जमीन पर फेंकते देख वेदांत का हॉट फेल होते होते बचा। मेरे फोन पर क्यों गुस्सा निकाल रहा है? माय बेबी इज इनोसेंट। अच्छा हुआ टूटा नहीं, वरना मैं तेरा फोन ले लेता। वह जमीन से फोन उठाकर अगस्त्य को गुस्से से घूरते हुए चिल्ला गया। उसकी बातों को नजरअंदाज कर अगस्त्य गुस्से में अपनी चेयर से उठ खड़ा हो गया। उसने गुस्से में अपनी दोनों मुट्ठियां भींच ली। हाउ डेयर ही! इतना सब कुछ हो जाने के बाद वह उस लड़की के साथ खड़ा है। अगस्त्य खुद से बड़बड़ाते हुए वेदांत की तरफ मुड़ गया। वेदांत, आई नीड हर कंप्लीट हिस्ट्री। मानवी की पास्ट प्रेजेंट की हिस्ट्री, सब कुछ चाहिए। जल्द से जल्द मुझे उसका सारा कच्चा चिट्टा निकाल कर दे, और उससे भी पहले कल के सारे न्यूज़पेपर में मुझे उसके जिंदा होने की न्यूज़ चाहिए। उसमें बड़े बड़े शब्दों में उसके बारे में लिखा होना चाहिए, स्पेशली अंबर के बारे में। समझ गया ना? अगस्त्य अचानक से एविल मुस्कुराहट लिए बोला। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और शायद सामने वाले के लिए अच्छा नहीं होने वाला था। हाँ ठीक है, पर यह बता कि शौर्य ठाकुर से तेरा क्या लेना देना, और मिस दीवान का उस आदमी से क्या रिश्ता है? शौर्य के लिए अगस्त्य की नफरत देख वेदांत ने सवाल कर दिया। शौर्य ठाकुर ही अंबर का एक्स हस्बैंड है। उसके सवाल का अगस्त्य ने तुरंत जवाब दिया। हालांकि कहना तो वह उसे ये भी था कि उसी की वजह से आज अंबर की ये हालत है। वह मेरी अंबर की इस हालत का जिम्मेदार है, पर कह नहीं पाया। अगस्त्य की बात सुनकर वेदांत शॉक हो गया। वह उसे ओके कहकर वहां से बाहर निकल गया। एपिसोड 78।
देर रात गए शौर्य हॉस्पिटल में था। दरअसल रेस्टोरेंट में हुई अंबर से मुलाकात के बाद वह बहुत रेस्टलेस फील कर रहा था और इसी चक्कर में उसने वहां से निकलते वक्त किसी की गाड़ी ठोक दी। हालांकि ज्यादा चोट नहीं आई थी, पर मानवी के पैर पर हल्की चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वह उसे हॉस्पिटल लेकर आया था। हॉस्पिटल में आकर उसने मानवी को चेकअप के लिए भेजकर वह खुद बाहर बैठा बार बार अंबर का नंबर ट्राई कर रहा था, पर नंबर बंद आ रहा था। उसने 10-15 बार कॉल ट्राई किया, पर हर बार उसे सेम जवाब मिला। अंबर का नंबर ऑफ देख शौर्य को अजीब सी बेचैनी सी होने लगी। वह उठकर जाने की सोच ही रहा था कि मानवी के ख्याल से जाते जाते रुक गया। पिछले 4 दिनों से मानवी ने एक पल के लिए भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। हर वक्त वह उसी के आगे पीछे लगे रहती। एक पल ऐसा नहीं होता जब मानवी ने उसे छोड़ा हो। अगर वह कहता भी तो वह इस तरह रिएक्ट करने लग जाती जैसे उसे डर लग रहा हो। उसके इस ट्रॉमा की वजह से शौर्य को हर वक्त उसके साथ रहना पड़ रहा था। उसने कितनी बार सोचा था कि वह अंबर से बात करे, उसे बताए, पर एक भी बार वह कॉल नहीं कर पाया। आज भी अगर अचानक मुलाकात नहीं होती तो शायद मानवी का सच उसके सामने भी नहीं आता। अंबर की आंखों में अपने लिए वह अजनबीपन देख शौर्य बुरी तरह परेशान हो गया। शौर्य कल सुबह उससे बात करने का सोचकर डॉक्टर के कैबिन की तरफ चला गया। तारांकन अगली सुबह अंबर उठकर अपने कमरे में कार्डियो कर ही रही थी कि चैतन्य की दीदी चिल्लाने की आवाज से उठकर बाहर आ गई। चैतन्य को चिल्लाते देख अंबर बाहर आई तो चैतन्य न्यूज़पेपर लिए उसके दरवाजे के पास ही खड़ा था। ऐसा क्या हुआ है चिट्टी कि तू इतनी जोर से चिल्ला रहा है? कोई तूफान वूफान आ गया या फिर आज फिर मालती आंटी ने तेरी पसंद की चाय नहीं दी? चैतन्य को गला फाड़कर चिल्लाते देख अंबर ने कमरे से बाहर आकर सवाल कर दिया। उसकी बात पर चैतन्य ना में सिर हिलाते हुए उसे ले जाकर सोफे पर बिठा दिया और उसके सामने न्यूज़पेपर लाकर रख दिया। इसे पढ़ो, दी बिग ब्रेकिंग न्यूज है। आपको पता है मानवी जिंदा है और वो मुंबई में है। अंबर को अपनी तरफ देखते देख चैतन्य एक सांस में बोला। उसकी बात पर अंबर ने न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज खोलकर देखा तो वाकई में उसमें मानवी की एक हॉस्पिटल की फोटो छापी हुई थी और साथ में बड़ी सी हेडलाइंस में उसके जिंदा होने की न्यूज लिखी हुई थी और साथ ही साथ उसमें अंबर को भी हाईलाइट किया हुआ था। आखिर ये सब किसने किया? अंबर मन मन सोचते हुए खामोश हो गई। अंबर के चेहरे पर खामोशी और उसके नॉर्मल एक्सप्रेशन देख चैतन्य हैरान हो गया। उसने तुरंत सवाल पूछते हुए बोला, दी आप बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं लग रहे हो। किसी ने इतनी बड़ी खबर छापी और हमारा काम भी आसान कर दिया, पर फिर भी आप खुश नहीं हो। क्या आप पहले से जानते थे कि मानवी मुंबई में है? उसके चेहरे के नॉर्मल एक्सप्रेशन देख वह अंदाजा लगाते हुए बोला। उसके सवाल पर अंबर ने हाँ में सिर हिला दिया। कल जिस डिनर के लिए हम मिलने वाले थे उसी रेस्टोरेंट में मानवी भी शौर्य के साथ आई थी। अंबर ने कल हुआ पूरा वाकया सुना दिया। चैतन्य ने जैसे ही सुना वह गुस्से से सोफे से उठ खड़ा हो गया। क्या मतलब? आप कह रहे हो कि मानवी शौर्य ठाकुर के साथ थी? वह हटा बास्टर्ड उस दिन ऐसे कह रहा था कि वह साथ देगा जैसे उसे ही बड़ा पछतावा हो रहा हो, पर आज उसी के साथ खड़ा है। ये इंसान कभी भरोसे के लायक नहीं है। दी इसकी तो मैं, चैतन्य गुस्से में दांत भींचते हुए बोला। उसे गुस्सा देख अंबर ने उसका हाथ पकड़कर उसे बिठा दिया। जाने दे चिट्टी, उसके पीछे दिमाग खराब करने का कोई फायदा नहीं। हमें बस उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने हैं, फिर देखते हैं शौर्य उसे कितना बचा पाता है। पर दी उसके खिलाफ सबूत मिलेंगे कैसे? इतने साल हो गए, अब सबूत मिलना तो ऐसे होगा जैसे हम रेत में से सुई ढूंढ रहे हो। बहुत मुश्किल होगा ये। अंबर की बात पर चैतन्य सीरियस हो गया। सबूत ढूंढने तो होंगे ना चिट्टी। अगर वाकई में ये सब के पीछे अगर मानवी है तो वजह तो पता करनी ही होगी ना। इतने साल तक मैंने वो बेवजह सब कुछ सहा, उसका हिसाब तो चुकाना होगा। चैतन्य की बात पर अंबर की आवाज भी सीरियस हो गई। उन दोनों की बात चल ही रही थी कि अंबर को विराज का कॉल आ गया। उसकी कॉल देख अंबर चैतन्य को वहीं छोड़कर अपने कमरे में आ गई। सुबह सुबह न्यूज़पेपर में मानवी की खबर पकड़ वह भी शौक रह गया। इतने सालों बाद मानवी के जिंदा होने की खबर से उसे हैरान कर दिया। अपनी हैरानी से बाहर निकला तो उसे अंबर का ख्याल आ गया। उसके बारे में सोचकर उसने तुरंत अंबर को कॉल लगा दिया। हेलो अम्मू, तुम ठीक हो? तहाँ सब ठीक है ना? मैंने अभी अभी न्यूज़पेपर देखा, तूने भी पढ़ा क्या? अंबर के कॉल रिसीव करते ही उसने दूसरी तरफ से पूछा। हम अंबर ने जैसे ही वह अपना सेंटेंस पूरा करता हुआ फिर बोल उठा, अंबर मानवी जिंदा है और वो मुंबई में है। हाँ जानती हूँ, उसकी बात पर अंबर ने बिना किसी भाव के कहा। अंबर के जवाब ने विराज को हैरान कर दिया। वह तुरंत हैरानी से सवाल करते हुए बोला, क्या तुझे पहले से पता था? उसके सवाल पर अंबर ने गहराई से सांस लेते हुए उसे भी पूरा वाकया सुना दिया। अंबर से सच जानकर चैतन्य की तरह विराज को भी गुस्सा आ गया, यहाँ तक कि गुस्से से उसकी मुठ्ठियां भींच गई। इतना सब हो जाने के बाद भी शौर्य को मानवी को सपोर्ट करते देख उसे उसका पागलपन समझ नहीं आ रहा था।
विराज को गुस्से में देख अंबर ने उसे शांत करा दिया और बाद में बात करने को कहकर कॉल कट कर दिया। पहले चैतन्य फिर विराज उन सबको सेम चीज समझाकर अंबर बुरी तरह थक गई। उसने घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी 8 बजा रही थी। घड़ी पर 8 बजे देख अंबर जल्दी से शावर लेने चली गई। वह जब तक नहाकर आई उसके फ़ोन पर 8-10 कॉलें आ चुकी थी। अंबर ने कपड़े पहनते हुए हिस्ट्री चेक की तो सारी कॉलें शौर्य की थी। कल रात से अंबर उसकी कॉल्स अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी, यहाँ तक कि उससे परेशान होकर ही उसने अपना फ़ोन ऑफ किया था ताकि शौर्य परेशान ना कर सके। पर जैसे ही सुबह जाकर खोला वापस से उसकी कॉल्स आनी शुरू हो गई। शौर्य के ऐसे पागलों की तरफ कॉल्स करते देख अंबर ने उसका नंबर उठाकर ब्लैक लिस्ट कर दिया। शौर्य को ब्लैक लिस्ट कर वह सुकून की सांस लेते हुए तैयार होने लग गई। अंबर तैयार हुई तो तैयार होते होते उसे 9 बज गए। घड़ी पर एक नज़र देखते हुए अंबर गाड़ी की चाबी लेकर वहां से निकल गई। अंबर जैसे ही अपने अपार्टमेंट में बाहर आए आज फिर शौर्य उसके सामने खड़ा था। उसे सुबह सुबह वहां देखकर अंबर का पहले से खराब मूड और खराब हो गया था। शौर्य की इस रोज रोज की हरकत से वह पहले ही बुरी तरह परेशान हो रखी थी, पर उस पर तो जैसे कोई असर हो ही नहीं रहा था। उसने कितना भी समझा लेने के बावजूद उसका रिजल्ट वही का वही था। अब की बार तो अंबर ने उसे कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया। उसने गाड़ी को घुमाया और शौर्य के पास से बची हुई थोड़ी सी जगह से गाड़ी निकालकर सड़कों पर दौड़ा दी। अंबर को ऐसे नज़रअंदाज करते देख शौर्य उसे देखता रह गया। जब तक वह उसका पीछा करने की सोचता अंबर गाड़ियों की भीड़ में गुम हो गई। शौर्य से बचकर अंबर ऑफिस पहुंची तो ऑफिस में एक नया ही तूफान उसका वेट कर रहा था। पूरा ऑफिस उसे अजीब तरह से घूर रहा था। जिन लोगों को कल तक उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था वो लोग उसकी पीठ पीछे उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। उन सब की बातें सुन अंबर उन सबको इग्नोर कर अपने ऑफिस में चले गई और पूरा दिन काम में ऐसा उलझी कि शाम के 7 बजे जाकर उसे सुकून की सांस ली। जैसे ही अंबर फ्री हुई उसे तन्वी की कॉल आ गई। तन्वी की कॉल देख अंबर ने कॉल रिसीव कर ली। हेलो अम्मू यार, कहाँ बिजी है तू, मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही है। अंबर की कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से तन्वी की आवाज़ गूंज उठी। सॉरी मैं बिजी थी, तू बोल न क्या हुआ। उसके पीछे से आता हुआ शोर सुन अंबर ने सवाल किया। मैं क्लब में हूँ, मैंने तुझे इसीलिए कॉल किया कि तू अभी के अभी यहाँ आ जा, थोड़ा अर्जेंट है तो प्लीज़ जल्दी आ जा, मैं तुझे एड्रेस सेंड करती हूँ। अंबर के सवाल पर तन्वी चिल्लाते हुए बोली। अंबर के कुछ कहने से पहले उसने कॉल कट कर दिया। उसकी कॉल कट होते देख अंबर ने व्हाट्सएप ओपन करके देखा तो अंबर ने क्लब ब्लू नाइट का एड्रेस भेजा हुआ था। शहर के सबसे क्लब का एड्रेस देख अंबर ने अपना माथा पकड़ लिया। ये तनु भी ना कभी नहीं सुधर सकती। अंबर मन ही मन तन्वी को कोसते हुए गाड़ी की चाबी लेकर क्लब के लिए निकल गई। ब्लू नाइट में तन्वी ने एक अलग ही तूफान मचाया हुआ था। मचाया क्या था, खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। अपनी ऑफिस की बात के डील के सिलसिले में वह क्लाइंट से मिलने क्लब आई थी, पर यहाँ आकर पता चला कि वह आदमी बड़ा ही कमीना था। उस आदमी ने उसे ड्रिंक करने की नीयत से बुलाया था। उसकी खराब नीयत देख तन्वी ने उससे पंगा के लिया, पर उतने सारे लोगों के साथ वह अकेले पड़ गई। उनसे बचने का कुछ रास्ता नहीं सूझा तो उसने अंबर को कॉल लगा दिया। अंबर से बात कर तन्वी वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। मिस्टर धनंजय, मुझे लगता है हमें डील के सिलसिले में थोड़ा डिस्कस कर लेना चाहिए, आप क्या कहते हैं इस बारे में। उस शख्स को लगातार ड्रिंक करते देख तन्वी ने उसे टालने के उससे कहा। तन्वी की बात पर धनंजय अपने पीली पर चुकी बत्तीस दिखाते हुए हंसने लग गया। मिस रावत, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो रात शुरू ही हुई है, आप भी थोड़ा एंजॉय कीजिए, बिजनेस तो होते रहेगा, हम कहाँ भागे जा रहे हैं। वह तन्वी की तरफ ड्रिंक ऑफर करने लगा। उसे ड्रिंक ऑफर करते देख तन्वी ने उसके हाथ से ग्लास ले लिया। थैंक यू मिस्टर धनंजय, पर मुझे ड्राइव करना है तो मैं ड्रिंक नहीं कर पाऊंगी। उसके हाथ से ग्लास लेकर तन्वी ने उसे वापस टेबल पर रख दिया। तन्वी को ड्रिंक ना करते देख धनंजय का चेहरा अजीब हो गया। वह टेबल से ग्लास उठाकर वापस तन्वी के पास वाली चेयर पर आकर बैठ गया। उसे अपने इतने करीब देखकर तन्वी अपनी जगह से उठ खड़ी हो गई। मिस्टर धनंजय, क्या कर रहे हैं आप। तन्वी जैसे ही दूर हटने को हुई धनंजय ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। उसे ऐसा करते देख तन्वी ने उसे धक्का दे लिया, पर धनंजय जैसे हटे कट्टे इंसान पर उसका कुछ असर ही नहीं हुआ। उल्टा वह और बेशर्मी से तन्वी के करीब आ गया। इससे पहले कि वह उसे जबरदस्ती छूता तन्वी ने उसकी दोनों टांगों के बीच लात दे मारी। तन्वी की किक से धनंजय लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। उसे नीचे गिरते देख तन्वी उस कमरे से बाहर भाग गई। वह जैसे ही दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकली सामने से आते हुए किसी शख्स से टकरा गई। तन्वी ने सॉरी बोलते हुए नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा तो अपने आमने शौर्य और उसकी टीम को देखकर हैरान रह गई। तुम
तुम यहाँ क्या कर रही हो? तन्वी के कुछ बोलने से पहले ही राजवीर बोल पड़ा। उसकी बात पर तन्वी की नज़र भी उसके चेहरे पर चली गई। अपने एक्स बॉयफ्रेंड को शौर्य के साथ देखकर वह भी हैरान हो गई। तन्वी रावत, तुम आज भी नहीं बदली क्या? आज भी किसी को बेवकूफ़ बनाकर आ रही हो? तन्वी को सामने खड़े देख राजवीर सार्कास्टिकली बोला। उसकी बिना वजह की बकवास सुन तन्वी का पारा चढ़ गया। तो तुम्हें क्या? मैं किसी को डबल डेट करूं, किसी से फ्लर्ट करूं, वन नाइट स्टैंड करूं, तुम्हें क्या है? अपने काम से काम क्यों नहीं रखते तुम? ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई कि तुम्हें दूसरों की फटे में टांग भी तो अगाना होता है। अब हटो मेरे रास्ते से, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, तन्वी उसे साइड करते हुए बोली। पर तन्वी को उस हालत में देख राजवीर ने उसका हाथ पकड़ दिया। उसके अस्तव्यस्त कपड़े और बिखरे बाल देख उसने सवाल कर दिया, तन्वी क्या हुआ तुम्हारे साथ? किसने किया ये सब? राजवीर का सवाल सुन तन्वी सिहर गई। अब तक तो उसने मुश्किल से सबको संभाला हुआ था, मगर राजवीर के अचानक सवाल ने उसे फिर से थोड़ी देर पहले हुआ हादसा याद दिला दिया। राजवीर के सवालों का तन्वी कोई जवाब देती या नहीं देती, उससे पहले ही अंदर से आती हुई धनंजय की आवाज़ लाबी में गूंज उठी। वह एक हाथ से अपना सिर पकड़े हुए तन्वी की तरफ आ गया। उसे अपनी तरफ आते देख तन्वी राजवीर के पीछे जाकर छुप गई। तन्वी को अपने इतने करीब देख राजवीर की धड़कनें एकदम से तेज हो गई। पूरे 6 सालों बाद उसकी धड़कनें एक बार फिर धड़क उठी। तन्वी पीछे जाओ, मैं देखता हूँ। तन्वी को अपने पीछे देख राजवीर ने उसे और पीछे कर दिया और गुस्से से एक हाथ से धनंजय का कॉलर पकड़ लिया। हाउ डरे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तनु को छूने की? हाउ डेयर यू, राजवीर ने गुस्से से चिल्लाते हुए उसे अपना सामने खड़ा कर पहले तो 2-4 मुक्के मारे और फिर उठाकर उसे जमीन पर पटक दिया। राजवीर की मार से धनंजय वहीं बेहोश हो गया। धनंजय को अधमरी हालत में देखकर तन्वी की सांस में सांस आई, पर अगले ही सेकंड उसे एहसास हुआ कि किसने उसकी हेल्प की, तो उसके लिए सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। थैंक यू, तन्वी थैंक यू बोलते हुए बोली। उसके मुंह से थैंक यू सुनकर राजवीर बिना कुछ कहे उसे इग्नोर कर वहां से चला गया। अंबर वहां पहुंची तो तब तक सारा मामला समेट चुका था। वह तन्वी को अकेले देखकर तन्वी कहते हुए जैसे ही दौड़कर उसे गले लगाने को हुई, तन्वी के पीछे खड़े शौर्य और मनन को देखकर चौंक गई। जिस शख्स को वह सुबह से इग्नोर कर रही थी, वापस से अपने सामने देखकर वह शॉक रह गई। अंबर जैसे ही उसे इग्नोर कर जाने को हुई, शौर्य उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर चला गया। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।